Hello students, today in this video we will going to discuss about excretion in human beings. So look here, what is excretion? Excretion, it is a process of removal of harmful or toxic substances from the body of an organism. क्या कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं किस टाइम पे, जिस टाइम पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो उसके वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर बोल सकते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स क्रिएट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है हमारी। तो इसीलिए क्या यहाँ पे इन चीज़ों का एक्सक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जिसमें क्या है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाल देने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जो एक्सक्रीशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से है। अगर हम बात करें कि मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर मेनली जो हाइड्रोजनस वेस्ट क्रिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में होता है? यूरिया के फॉर्म। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये यूरिक एसिड के फॉर्म में क्रिएट होता है और कुछ के अंदर ये अमोनिया के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका बाहर निकलना बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो है क्या चीज़ प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर? एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस जो है वो होती है। तो जो एक्सक्रीशन है, अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि अमीबा, तो क्या होता है कि जो अमीबा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो सरफेस के ऊपर जितना भी मतलब अगर उसने जो खाना खाया है तो उसमें भी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट हो रही हैं, तो क्या होता है बॉडी सरफेस के ऊपर ही क्या कर दिए जाते हैं, वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। और कौन से प्रोसेस के थ्रू? सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल सेल है तो वहाँ से एक्सचेंज होना मटेरियल्स का बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अकेली डिफ्यूजन काम नहीं देती। यहाँ पे क्या है, स्पेशल तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे लिए हर एक चीज़ जो है वेल डेवलप्ड, हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी जो वर्किंग चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेशन से लेके एक्सप्रेशन तक की जितने भी प्रोसेस है, तो वो सब किसके थ्रू हो रही है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के थ्रू। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें अकेले डिफ्यूजन जो है वो वर्क नहीं करती। हमारे पास स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है इन रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम अवर बॉडी, इन रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम अवर बॉडी। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बता रखा है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या क्या चीज़ है। तो अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले देखो, हमें कोई भी अगर हम सिस्टम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, तो सबसे पहले हमें उनके ऑर्गन्स का पता होना चाहिए और उसके बाद उसकी फंक्शनिंग का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम क्या देखने को मिल रहा है कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 किडनीज प्रेजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं जो कि शेप में कैसी होती है? बीन शेप। कैसी रहेंगी? बीन शेप, जो कि क्या है कि हमारे जो बैकबोन है उसके दोनों एक इस साइड प्रेजेंट होती है और एक इस साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये किडनीज प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर मेन बेसिक यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, ये हमारी बेसिक यूनिट है जो कि क्या करेगी कि जितना भी हमारा ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होके आ रहा था, तो ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे तो उनको फिल्टर करने का काम कौन करती है? हमारी किडनी। और किडनी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर ही सारी फिल्टरेशन जो है वो होती है, तो इसीलिए इसको बेसिक यूनिट बोला जाता है। किसका? किडनी का। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमारी किडनी की यूनिट क्या है, तो क्या कहोगे उसके अंदर? नेफ्रॉन जो है वो हमारी किडनी की यूनिट है, जो कि किस में हेल्प करती है? ब्लड को छानने का हेल्प करती है। जिस तरह से हम छलनी के अंदर हम चाय वगैरह छानते हैं, तो उसी तरह से क्या किया जाता है, यहाँ पे भी छानने का काम कौन करती है? हमारी नेफ्रॉन्स करती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? किडनीज के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो किडनीज है, किडनीज के साथ क्या जुड़ी होती है? यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन जुड़ी होती है।
ये जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है, देखो बेटा क्या कि जहाँ पे भी अगर रीनल वर्ड आता है, जहाँ पे भी रीनल वर्ड आता है, तो जो रीनल वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है बायोलॉजी के अंदर? किडनी के लिए। जहाँ पे भी आप लोगों को रीनल वर्ड, जैसे कि हमने पीछे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, तो वहाँ पे पल्मनरी वर्ड यूज किया जा रहा था, तो वो जो पल्मनरी वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जा रहा था? लंग्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो रीनल वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? किडनीज के लिए यूज किया जाता है। तो देखो कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन, दो वेसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। रीनल आर्टरी क्या करेगी कि जितना भी इम्प्योर ब्लड था, जितना भी इम्प्योर ब्लड था उसको सबको कलेक्ट करके और कहाँ छोड़ देगी? किडनीज के पास छोड़ देगी। ठीक है, उसके बाद जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद वापस बॉडी पार्ट्स तक भेजने के लिए कौन सी वेसल रिस्पॉन्सिबल होती है? रीनल वेन। ठीक है, तो रीनल वेन जो है फिर वो उसको वापस ले जाएगी पूरे बॉडी पार्ट्स तक। तो ये जो थे ये इसके दूसरा कंपोनेंट था, तो ये इसके साथ ही रहता है, तो इसको एक कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, इसको इसके अंदर ही अटैच कर दिया जाता है, एसोसिएटेड होते हैं ये। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोला जाता है? यूरेटर्स। कि जिस टाइम पे नेफ्रॉन के अंदर फिल्टरिंग हो जाती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद जितना भी जो यूरिन बनता है वो कहाँ पे आता है? वो हमारे यूरेटर्स के अंदर आता है। यूरेटर्स उस पूरे फिल्ट्रेट को वहाँ से लेके आएगी और कहाँ पे छोड़ देगी? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोला जाता है इसको? यूरिनरी ब्लैडर। मसल्स का बना होता है, बैग लाइक होता है, जो कि क्या करता है? टेम्पररी अमाउंट में यहाँ पे यूरिन को स्टोर करके रखेगा। लेकिन जैसे ही ये भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, अर्ज स्टार्ट हो जाती है, जो कि कहाँ से मिलता है हमें? हमें हमारा ब्रेन जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। वहाँ से हमें मैसेज मिल जाता है कि ये अब भर चुका है, उसको रिलीज करना है। तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, जो वेस्ट मटेरियल था, जो कि अब रिलीज होना है, तो वो कौन से पॉइंट से होता है? ये यूरेथ्रा। जो लास्ट कंपोनेंट बताया है इसका उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ से क्या है, जितना भी वेस्ट मटेरियल था जो कि कहाँ कलेक्ट हो चुका था? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो कि कैसा है? स्टोर, टेम्पररी फॉर्म में यहाँ पे स्टोर रहेगा, वो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, टाइमली यहाँ से रिलीज होता रहेगा, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये ओवरव्यू था कि जिसके अंदर क्या था कि हम स्ट्रक्चर पढ़ा कि किस तरह से जो है हमारा ब्लड कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से वो फिल्टर हो रहा है और किस तरह से फिर वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारा का सारा हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो इसकी फंक्शनिंग है, तो फंक्शनिंग किस चीज़ की? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अंदर फंक्शनिंग किस तरह से होती है, तो वो पढ़ेंगे हम अब आगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन है इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये किस तरह से बनेगा? ध्यान देना। तो इस तरह से हम लोगों को इसका डायग्राम दिखेगा। इसकी जो लेबलिंग है वो देखो बेटा, इसमें जो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं नेफ्रॉन के। तो जो नेफ्रॉन है, सिर्फ एक जो नेफ्रॉन है वो इस एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि किस में हेल्प करती है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं कि ये जो मैंने कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है? बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एक क्लस्टर बना रखा है, एक गुच्छा बना रखा है आर्टरीज का, कैपिलरीज का, तो इनको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाएगा? ग्लोमेरुलस। कि यहाँ पे अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है कि दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है बोमेन्स कैप्सूल और एक है ग्लोमेरुलस। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? यहाँ पे
जितनी भी कैपिलरीज है उनका एक गुच्छा बन जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इसी के अंदर मेन क्या है, फिल्टरेशन होती है। ठीक है, जो जिसके अंदर बिल्कुल ही जो ब्लड है वो हमारा बिल्कुल बारीक से छन जाता है, तो वो किसके अंदर होगा, वो हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीज हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट है। किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ से क्या निकलती है, देखो मैंने ये हाईली कॉइल्ड एक पोर्शन बनाई है, मतलब एक ट्यूब बनाई है जो कि कैसी है, बिल्कुल ही कॉइल्ड है, कॉन्वुलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको क्या कहा जाता है, पीसीटी। क्या कहा जाता है, पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब जैसे ही बोवेस कैप्सूल खत्म होता है तो वहां से सबसे पहले क्या राइज होती है, कॉन्वुलेटेड एक ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट एक यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हैनल्स लूप। क्या बोला जाता है यहाँ पे, हैनल्स लूप। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ब्लड यहाँ पे छनना स्टार्ट हो जाएगा। छनने के बाद जितना भी जो फिल्टरेट है कुछ ऊपर रह जाएगा और कुछ जितना भी जो बाकी का प्रोडक्ट बच जाता है वो कहाँ पे है, इन ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है आगे जो फिल्टरेट है, जो भी प्रोडक्ट्स जो उसके अंदर छन के चले गए थे वो कहाँ पे जाएंगे, अब आगे जाने स्टार्ट करते हैं इनके हेल्प से, इन ट्यूब्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये कैसा है, ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हेयर पिन होती है यू शेप की, तो इसी तरह से क्या है, ये भी एक यू शेप की हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, हैनल्स लूप बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर से क्या है, मटेरियल ट्रांसफर होगा। मटेरियल ट्रांसफर होने के बाद क्या है, यहाँ पे एक और फिर से हाईली कॉइल्ड ट्यूब बनाई है जिसको क्या नाम दिया जाता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको DCT बोला जाता है। DCT, डिस्टल का मतलब होता है बाद में, जैसे जो प्रॉक्सिमल था उसका मतलब था पहले, तो डिस्टल का मतलब होता है बाद में, जो कि क्या है, यहाँ से फिर से मटेरियल को कंटेन करके फिर इसके अंदर क्या आएगा, मटेरियल जो है वो आगे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसको लेके जाएगा और फिर कहाँ छोड़ देगा। देखो क्या है कि एक बड़ा सारा, जैसे हम बोल सकते हैं कि छोटी छोटी नालियाँ थी और इन नालियों में से सारा वेस्ट कलेक्ट होकर वो कहाँ गया, एक बड़ी नाली के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या है, ये एक बड़ी नाली है, सपोज करो कि एक बड़ी नाली है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस डक्ट के अंदर क्या किया, जितना भी जो मटेरियल आया, जो भी वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। जैसे ये तो मैंने एक ओपनिंग बनाई है कि एक नेफ्रॉन की ओपनिंग इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हो गई, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अपना सिक्रेशन जो है वो रिलीज कर देती है, जो कि हमारे लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। फिर आगे वो कहाँ पे चला जाता है, वो यूरेटर के अंदर चला जाता है, और यूरेटर से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो कहाँ पे जाएगा, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने अलग अलग इसके पार्ट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम इसकी फंक्शनिंग पे चलते हैं तो मैं ये इरेज कर देती हूँ, यहाँ से हम इसकी फंक्शनिंग देख लेंगे। तो जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग जो है मेनली 3 प्रोसेस देखने को मिलती है हमारे, जब जिस टाइम पे जब नेफ्रॉन वर्क करता है तो नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग है वो मेनली 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो जो पहली स्टेप है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। पहली स्टेप को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन बन के आते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ पे आप लोगों को उसकी फंक्शनिंग भी लिखनी पड़ेगी। अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, तो आप लोगों को ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। उसके बाद आप नेफ्रॉन के बारे में बताओगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, डिफाइन करोगे नेफ्रॉन को, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और साथ में फिर उसकी फंक्शनिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस चैप्टर के अंदर से एक जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे फिर वो डाइजेस्टिव पे आ जाए, चाहे रेस्पिरेशन, चाहे सर्कुलेशन, और या फिर हम बात कर रहे हैं इसकी एक्सक्रीशन। तो ये ध्यान से देखो क्या है कि जो अल्ट्रा फिल्टरेशन है इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से छन जाता है। मतलब ब्लड के अंदर आप देखो क्या क्या है, सारे प्रोडक्ट्स आए कि ग्लूकोज भी आया, अमीनो एसिड्स भी आए, वहाँ पे सॉल्ट्स भी आए और वाटर्स भी आए। तो इस तरह से सारी चीज़ें, कुछ एक आयंस भी फॉर्मेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो आयंस भी वहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस बोवेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है,
वहां से फिल्टरेशन स्टार्ट हो जाती है। और फिल्टरेशन जो होती है वो अल्ट्रा फॉर्म में होती है। अल्ट्रा का मतलब होता है बिल्कुल ही बारीकी से छानते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे तो वो तो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, लेकिन बाकी के कुछ एक जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स से मतलब जो भी इससे आगे ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे, जैसे अमीनो एसिड्स आ गए, कुछ एक सॉल्ट्स आ गए, कुछ एक वाटर आ गए, ठीक है, कुछ ग्लूकोज भी आ जाता है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ से आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आएंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आने के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर तो हमने यही बताया कि जितने ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ब्लड के अंदर सॉल्ट्स वगैरह है, वो सारे के सारे, कुछ एक यहाँ पे वाटर है, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्टर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लड के अंदर से सारी चीजें फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ एक जो मेन मटेरियल है वो तो ऊपर रह जाएगा, बाकी जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, आगे ट्यूब्स के अंदर चला जाएगा, जो कि बाद में क्या करेगा, एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी प्रोसेस पूरी नहीं हो रही, क्या सेकंड जो प्रोसेस आती है उसके अंदर आती है रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ एक पार्टिकल्स जो है ना कुछ ऊपर रह गए थे और कुछ आगे ट्रांसफर हो गए थे। अब कुछ जो आगे ट्रांसफर हो रहे थे तो इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारी हमारी जो यूजफुल चीजें हैं वो रह जाती है, ठीक है। तो फिर वो क्या कर ले जाते हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये ट्यूब्यूल्स किसमें हेल्प करती है, वापस रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। मतलब जो मटेरियल आगे ट्रांसफर हो गए थे ट्यूब के अंदर तो उसको वो वापस क्या कर देगी, वहां पे रीएब्सॉर्ब कर देगी। जैसे कि ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में चला गया, ठीक है, आगे, या फिर अमीनो एसिड ज्यादा अमाउंट में चले जाएंगे तो वो वहां पे क्या करना स्टार्ट कर देगी, उनको रीएब्सॉर्ब, दोबारा से उसको एब्सॉर्ब करेगी, ताकि जो हमारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आगे ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ही क्या कर देगी वहां पे चीजों को, मतलब गेन करना, मतलब एक पूरा फ्लूइड चल रहा था और फ्लूइड के अंदर क्या है, कुछ एक वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट था और कुछ एक यूजफुल मटेरियल भी प्रेजेंट था। तो यूजफुल मटेरियल को वापस निकाल लेगी, वहां से एब्सॉर्ब कर लेगी और जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस होती है रीएब्सॉर्प्शन होती है, जिसमें से जो यूजफुल मटेरियल है वो यहाँ पे एब्सॉर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूरिया भी ज्यादा बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर मेन, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यूरिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कुछ एक यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ उसने पहले एब्सॉर्ब कर लिए यहाँ से। तो यहाँ पे जो ये बच गया यूरिया और वाटर, तो इसके अंदर क्या है, थर्ड वाले के अंदर जो प्रोसेस होगी वो होगी यूरिन फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी, यूरिन, जिसके अंदर क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे यूरिया रिलीज हो जाएगी और वाटर वापस क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए जो यूरिन होता है, तो यूरिन के अंदर क्या चीज ज्यादा होती है, यूरिया देखने को ज्यादा मिलती है, कुछ एक वहाँ पे गैसेज हो जाती है और कुछ एक वहाँ पे क्या है, सॉल्ट्स में निकलते हैं, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, यूरिन फॉर्म हो रही है, क्या कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके अंदर, यूरिया की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगी, जबकि अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन देखेंगे वहाँ पे तो वो क्या होगी, वहाँ पे कम। तो इस तरह से क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूरिया और कुछ एक अमाउंट में सॉल्ट्स मिलेंगे, जो कि क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही रिलीज हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से फिर वो कहाँ पे जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो होल प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस बोला जाता है। और अगर हम सिर्फ एक डायग्राम की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर बात थी। लेकिन अब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर भी कई बार क्या होता है, एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो क्या होती है, अब यूं तो कहने को हम कह देंगे कि प्लांट्स के अंदर क्या चीज एक्सक्रीट होती है, उसका तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है, प्लांट्स के पास तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है जैसे हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लांट की वेस्ट कौन कौन से हो गए, कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद जैसे ग्लूकोज उसने प्रोड्यूस कर दिया और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर दी, तो वो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट का क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट का क्या है, वो वहाँ पे एक वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे लिए वो चीज यूजफुल है, लेकिन प्लांट के लिए क्या चीज है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसीलिए वो उसको वहां से रिमूव कर देती है। देखो प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन हो गया। उसके बाद जब क्या होता है कि जो प्लांट्स की डेड सेल्स, जैसे कि अगर पत्ते वगैरह है, तो बहुत ज्यादा ओल्ड प्लांट है तो उसमें क्या होता है, वो पत्ते जो है वो गिरना झड़ना स्टार्ट कर देते हैं, झड़ने के बाद वो जमीन में गिर जाते हैं, लीटर प्रोड्यूस कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो देखो फिर से क्या है, वैसे तो ये क्या है, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं,
ऑर्गेनिक मटेरियल की मिनरल्स जो है वो वापस वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफाइनमेंट हो जाएगी उनकी, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर अच्छे से उसकी मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या है, प्लांट का तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट था जो कि उसने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो प्लांट में एक ये तरीका होता है जिस तरह से वो अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा अगर हम बोल सकते हैं, जो एक्सेस में ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो एक्सेस के अंदर ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है, जैसे पत्ते थे, पत्ते के अंदर क्या चीज प्रेजेंट थी, स्टोमेटास प्रेजेंट थे, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस टाइम पे प्लांट के अंदर ज्यादा पानी होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ से पत्तों के अंदर से वाटर वेपर के फॉर्म में पानी जो है वो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन भी क्या है, एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट ही है किसका, प्लांट का। उसके बाद और देखें हम इसके अंदर तो क्या आएगा कि जैसे प्लांट्स से क्या निकलता है, हमें उनकी बात के ऊपर क्या मिलता है, रेजिन्स और गम्स मिलते हैं, रेजिन्स और गम्स मिलते हैं। तो ये रेजिन्स और गम्स किसमें हेल्प करते हैं, रेजिन्स और गम्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन प्लांट का क्या है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में इस तरह से एक्सक्रीशन होती है, क्योंकि बच्चे प्लांट्स में क्या है कि वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स या फिर सिस्टम नहीं होता, तो इसीलिए वो जो ये चीज़ें मैंने बताई है, तो इनके थ्रू क्या करते हैं, वो अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा मिल जाता है उनको। तो ये जो है प्रोसेस इसमें आ जाएगी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बताई है, ये है क्या चीज़, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, कई बार अब अगर हम वापस आते हैं ह्यूमन बींग्स पे, तो कई बार क्या होता है, कईयों की किडनीज जो है वो फेल हो जाती है। तो किडनीज फेल होने पर क्या किया जाता है, पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जाता है। डायलिसिस, तो डायलिसिस क्या होती है, ये आर्टिफिशियली क्या करवाया जाता है पेशेंट को, जो हमारी किडनी की रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह से किडनी फंक्शन करती है, तो उस तरह से उसको वो रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करवा जाती है, किडनी प्रोवाइड करवा दी जाती है आर्टिफिशियल, जिसकी वजह से क्या है, जैसे जो फंक्शनिंग चल रही है ना, तो एज इट इज उसके अंदर वो फंक्शनिंग चलेगी, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो वेस्ट मटेरियल्स है वो उसके ब्लड से सेपरेट करवा दिया जाता है और उसको बाहर रिमूव करवा दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये डायलिसिस प्रोसेस कहलाती है, जिस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये इसको आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोला जाता है, आर्टिफिशियल किडनी क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियली क्या करवाया जाता है, जितनी भी किडनी जो हमारी फंक्शनिंग होती है, तो वो फंक्शनिंग किसको प्रोवाइड करवाई जाती है, उस पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि कैसा है, जिसकी किडनीज जो है वो फेल हो चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसके एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। Thank you.